हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बायोबग्स। आज हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, जो कि पार्ट 3 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज़ है ऑफ चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम क्लास 11th NCERT बुक। अ पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या है? एक पेयर ऑफ लंग्स है, ठीक है, दैट लाई इन अ एयर टाइट चैम्बर नोन एज थोरैसिक कैविटी। तो लंग जिस कैविटी में प्रेजेंट है उस कैविटी का नाम क्या है? थोरैसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी। तो ध्यान में रखेंगे, हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं या फिर पेयर ऑफ लंग्स हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरैसिक कैविटी बनी किसकी होती है? ठीक है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, थोरैसिक कैविटी डॉर्सली किससे बनी है? वर्टिब्रल कॉलम से। डॉर्सली का मतलब क्या होता है? डॉर्सली का मतलब होता है जिस पार्ट में जो हमारे पीछे वाला पार्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये ह्यूमन उसका माउथ है, तो बैक वाला पार्ट क्या है? डॉर्सल पार्ट है। और अगर हम इंसेक्ट्स वगैरह की बात करें जो कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें क्या होता है? डॉर्सल पार्ट। जिस पार्ट में धूप पड़ रही है, ऐसे याद करो। देखो, जब मैं छोटी थी ना, जब मैं 11th में थी, तो मैं कैसे याद करती थी? जैसे मान लो कोई इंसेक्ट है, ठीक है, तो उसमें जिस पार्ट पे धूप पड़ रही है तो वो डॉर्सल पार्ट है। क्या है ये? डॉर्सल पार्ट है। वेंट्रल पार्ट क्या है? नीचे वाला पार्ट। अब इसको जैसे इवोल्यूशन हुआ तो कैसा हो गया? कोई इंसेक्ट सीधा खड़ा हो गया, मतलब अभी इंसान बन गया, मतलब ऐसे समझने के लिए समझो। तो डॉर्सल पार्ट कहाँ चला गया? जो ये वाला पार्ट था जिस पे धूप पड़ रही थी, वो कहाँ चला गया? पीछे हो गया, क्योंकि खड़ा हो गया, अभी ऐसे आगे की तरफ ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है। जैसे हम है ये, मान लो, और ये आगे का हिस्सा जो ये नीचे वाला पार्ट था, ये क्या हो गया? ये यहाँ आ गया। तो ये वेंट्रल पार्ट हमारा फ्रंटल पार्ट बन गया, ठीक है। ये हमारा, अगर हमारा ये वेंट्रल है तो इंसेक्ट्स का ये वाला वेंट्रल है, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन करो, कोई इंसेक्ट लो, उसको ऐसे सीधा खड़ा कर दो, तो आपको समझ आएगा कि इंसेक्ट का डॉर्सल क्या है और हमारा डॉर्सल क्या है। इसमें आप फ़र्क आसानी से समझ पाओगे। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ताकि आप डॉर्सल समझ पाओ, ठीक है। ओके, तो हमारी जो थोरैसिक कैविटी है वो डॉर्सली किससे बनी है? वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रली किससे बनी है? स्टर्नम से, ठीक है। लेटरली मतलब साइड से। लेटरल मतलब साइड से। जैसे मान लो ये डॉर्सल है, ये आगे का पार्ट हो गया, तो साइड में किससे बनी है हमारी थोरैसिक कैविटी? रिब्स से। और नीचे से किससे बंद हो जाती है ये? डायाफ्राम से। तो अब हम इसे 3D मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं, आपको समझ आएगा आसानी से। समझने के लिए समझो, ये हमारी थोरैसिक कैविटी है। जो अभी पार्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये क्या है? वेंट्रल पार्ट, यानी फ्रंटल पार्ट। जो ये पार्ट दिख रहा है, दिस इज वेंट्रल पार्ट, ठीक है। ये पार्ट क्या है? वेंट्रल पार्ट है। और जो ये वाला पार्ट है, ये है स्टर्नम। क्या है ये? स्टर्नम। तो थोरैसिक कैविटी आगे से किससे बनी है? स्टर्नम से बनी है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं डॉर्सल में, पीछे। थोरैसिक कैविटी डॉर्सल से किसकी बनी है? वर्टिब्रल कॉलम की बनी। किससे बनी है? ये क्या है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं साइड से। ये है लेटरल पार्ट, साइड से। दिस इज लेटरल पार्ट। साइड से किसकी बनी है थोरैसिक कैविटी? रिब्स की, ठीक है। देखो, ये हमारी थोरैसिक कैविटी हो गई, फ्रंट से, लेटरल से एंड डॉर्सल से। और नीचे से किससे क्लोज होती है वो? यहाँ पे किससे क्लोज होती है? एक डायाफ्राम से। डायग्राम में इन्होंने सिर्फ बोन्स दिखाई है, पर हम समझने के लिए समझेंगे, यहाँ पे एक क्लोज करने के लिए स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज डायाफ्राम। डायाफ्राम, ठीक है। अगर मैं डायग्राम में डायाफ्राम को बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगी? यहाँ पे ऐसे, लेट मी मेक इट ऐसे, ठीक है। यहाँ पे डायाफ्राम से वो बंद हो जाता है। तो ये पूरा चेम्बर क्या है? एक थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी इज एन एयर टाइट चैम्बर, एयर टाइट कैविटी जिसमें लंग्स प्रेजेंट। डायाफ्राम, डायाफ्राम इज अ डोम शेप्ड मेड अप ऑफ मसल।
डायाफ्राम कैसा है? डोम शेप का है। किसका बना है? मसल्स का बना है। एंड सेपरेट्स थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। देखो, मान लो कि हमारी ये कोई इंसान है, ठीक है, ये पैर हैं, उसके लिम्स हैं। अब यहाँ पे इसकी बॉडी में डायाफ्राम है। नीचे क्या आती है? एब्डोमिनल कैविटी आती है। एब्डोमिनल कैविटी आती है, ऊपर क्या है? थोरैसिक कैविटी। तो डायाफ्राम में तो सेपरेट कर रहा है। थोरैसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी को कौन सेपरेट कर रहा है? डायाफ्राम। तो याद रखेंगे, डायाफ्राम सेपरेट्स एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम दी थोरैसिक कैविटी। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज लंग्स। तो लंग्स में क्या प्रेजेंट है? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। एक्चुअल सही तो बात है, एक्चुअली में यही तो प्रेजेंट है लंग्स के अंदर। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई ही तो लंग्स को बनाते हैं। आगे इसको पढ़ेंगे, पर अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे? मेम्ब्रेन्स के बारे में। मेम्ब्रेन्स एनक्लोज दी लंग्स। कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर? ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। हर एक लंग के अंदर, हर एक जो लंग है हमारा, वो 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ठीक है, कितनी मेम्ब्रेन से बना है? 2 मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर प्लूरा और ये क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। दीज आर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा इज इन क्लोज्ड कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी। ऑब्वियसली जो आउटर मेम्ब्रेन है वही तो थोरैसिक कैविटी से क्लोजली अटैच्ड है। और इनर प्लूरा क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। अंदर क्या है? लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है, और ये लंग की बाहर की मेम्ब्रेन है दोनों। तो अंदर वाली ही तो लंग के सरफेस से क्लोजली अटैच्ड है, बिल्कुल सही बात है। और बाहर वाली आउटर प्लूरा किससे अटैच्ड है? थोरैसिक कैविटी के क्लोज कॉन्टैक्ट में है। इन बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक स्पेस है, उसको क्या बोल रहे हैं? प्लूरल कैविटी बोल रहे हैं। और प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसका नाम क्या है? प्लूरल फ्लूइड। दिस इज जो इन 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड है प्लूरल कैविटी के अंदर, उसका नाम क्या है? प्लूरल फ्लूइड है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड आखिर क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड? lubricates pleural membranes and reduces friction between them during breathing। जब हम ब्रीथ करते हैं तो लंग फूलते हैं और फिर कंप्रेस होते हैं, फूलते हैं, कंप्रेस होते हैं, राइट। तो इस दौरान क्या होता है? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ताकि कोई तरीके का फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करता है? प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। गॉट इट? नाउ विल स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग। लंग के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। राइट लंग इज शॉर्टर बाय 2.5 सेंटीमीटर ड्यू टू रेज्ड पोजीशन ऑफ डायाफ्राम ऑन राइट टू एकोमोडेट लिवर। इस बात पे ध्यान देंगे, ये हमारी राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। जो लेफ्ट लंग है ना, वो राइट लंग से थोड़ी सी लंबी है। राइट लंग थोड़ी सी क्यों छोटी है? बिकॉज ऑफ लिवर। जो लिवर है वो बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी में। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, तो उसको स्पेस भी ज़्यादा लगेगी। तो इस वजह से क्या करता है लिवर? ऊपर अपने को पुश करने लगता है, जिस वजह से राइट लंग लेफ्ट लंग से छोटी हो जाती है। कितने सेंटीमीटर से? 2.5 सेंटीमीटर। द लेफ्ट लंग इज़ लॉन्गर बट इज़ नैरोअर बिकॉज इट कंटेन्स अ कार्डियक नॉच। जो लेफ्ट लंग है वो हालांकि लंबी तो है, दिस इज़ लिटिल बिट लॉन्गर देन राइट लंग, पर ये नैरो है। दिस इज़ नैरोअर देन राइट लंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हार्ट। और यहाँ पे ये स्पेस क्या है? जिस स्पेस में हार्ट थोड़ा टिल्टेड है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। ठीक है, फॉर एकोमोडेटिंग एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हार्ट। जो हमारा हार्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। दैट मीन्स वो थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, नाउ लेफ्ट लंग इज डिविजिबल बाय ओब्लिक फिशर इनटू 2 लोब्स। जो हमारा लेफ्ट लंग है वो 2 लोब्स में बढ़ता है, एक ओब्लिक फिशर से। तो कौन से 2 लोब्स हैं ये? लेफ्ट सुपीरियर लोब एंड लेफ्ट इंफीरियर लोब। ये लेफ्ट सुपीरियर लोब है, ये लेफ्ट
इन्फीरियर लोब है। ठीक है, समझ आ रहा है। राइट लंग के अंदर 2 फिशर्स होते हैं जो 3 लोब में राइट लंग को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 फिशर्स कौन से हैं? ये राइट लंग है। 2 फिशर्स कौन से हैं? एक हॉरिजॉन्टल है और एक ओब्लिक है। ये हॉरिजॉन्टल फिशर हो गया और ये ओब्लिक फिशर हो गया। ओब्लिक मतलब कैसे होता है? स्लांटिंग। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ। तो 2 ओब्लिक फिशर ने लंग को कितने में डिवाइड किया? 3 लोब में। और कौन से 3 लोब हैं ये? राइट सुपीरियर लोब, राइट सुपीरियर लोब, राइट मिडल लोब एंड राइट इंफीरियर लोब। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। Internally, the lungs are made up of branching network of bronchi, bronchioles and alveoli. जैसे हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, NCERT भी हमसे यही कहती है कि लंग्स से बना हुआ है, ब्रांचिंग नेटवर्क से बना है। किसके ब्रांचिंग नेटवर्क से? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड alveoli. The network of bronchi is consisted of primary bronchi, secondary bronchi and tertiary bronchi. The alveoli are main sites where actual diffusion of gases like oxygen and carbon dioxide takes place between blood and atmospheric air. Atmospheric air और blood में ही तो exchange होना है gases का, पर medium क्या है? कौन ही करवाता है? कौन सा organ responsible है for actual diffusion? लंग्स तो हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर लंग्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एज एल्वियोलाई, जो ये वाला इंपॉर्टेंट काम करवाता है। 2 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन से 2 पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो उसको एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं? वो है कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनके बीच में डिफरेंस। Conducting part. The part consists of external nostrils, nasal chamber, internal layers. देखो लेक्चर 2 में हमने ये सब डिटेल में पढ़ा था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो पैसेज बनाते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज बनाते हैं। एक्चुअली जो रेस्पिरेटरी पैसेज ही होता है ना, वही होता है कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद क्या आएगा? नेजल चैम्बर आएगा, रिकॉल करो। इंटरनल लेयर्स आएंगी, नेसोफेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, ट्रेकिया आएगा, ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंक्यूल्स आएगा। और कहाँ तक ब्रोंक्यूल्स आएंगे? टर्मिनल तक, इनिशियल तक नहीं, टर्मिनल तक। पूरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारा पूरा कंडक्टिंग पार्ट होता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट क्या होता है? जहाँ से एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो रहा होगा। कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई, उसकी डक्ट्स में। ठीक है, वो हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट। इसको हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। फंक्शन क्या होगा हमारा एक्सटर्नल पार्ट का या फिर कंडक्टिंग पार्ट का? क्या होगा फंक्शन? कंडक्ट्स एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द ब्रोंक्यूल्स। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या होगा? कंडक्ट करेगा क्या? एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द ब्रोंक्यूल्स। आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। क्लियर्स द इनकमिंग एयर बाय ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। ये काम कंडक्टिंग पार्ट करता है। क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर ट्रैप करने का। Makes the incoming air humid by providing moisture produced by the epithelium in nasal cavity. ठीक है, नेजल कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो किसमें? डस्ट क्लियर फिल्ट्रेशन में। मैंने लेक्चर 2 में लिया था ये वाला पार्ट, टॉकिंग अबाउट दी नेजल कैविटीज़। ध्यान से पढ़ना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। फिल्ट्रेशन में काम होता है नेजल कैविटी का, मॉइस्चर एयर को मॉइस्ट करने में काम होता है, टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में, टेम्परेचर ऑफ एयर को बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर में लाने का भी काम होता है। ठीक है, और कंडक्शन में तो होता ही है। तो ध्यान रखेंगे, इनकमिंग एयर को ह्यूमिड बनाता है, टेम्परेचर को नॉर्मल तक लेके आता है, बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन। इसका एक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो है सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीजन। मेन साइट फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे, अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। हमारे रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? फर्स्ट इज ब्रीदिंग। इट इज सिंपली द इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 रिच एल्वियोलर एयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। जो लंग्स के थ्रू नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, वो क्या है? ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग है। दैट मीन्स जस्ट व्हाट यू मीन बाय ब्रीदिंग? इट्स जस्ट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ, बताओ, इनहेलेशन ऑफ व्हाट? इनहेलेशन ऑफ
oxygen rich atmospheric air and exhalation of CO2 rich alveolar air. This is what is called as pulmonary ventilation. Second step क्या है? After that, diffusion of gases between the alveoli and blood. पहले क्या हुआ? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था रेस्पिरेशन में? हमने ऑक्सीजन वाली एयर अंदर ली और CO2 वाली एयर बाहर छोड़ी, पहला स्टेप हो गया. अब क्या होगा? जो हमने एयर अपनी बॉडी के अंदर ली है फ्रॉम आउटसाइड, वो जाकर एल्वियोलाई पे डिफ्यूजन करेगी. क्या होगा? अब वो जो एयर है वो एल्वियोलाई तक रीच हो गई है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पर रीच हो गई है. एल्वियोलर मेम्ब्रेन बहुत पतली है और जो कि रिचली सप्लाइड किससे है? ब्लड कैपिलरीज से है. तो वहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होएगा. अब सेकेंड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. Blood is the medium for transport of gases, oxygen and CO2, which transport oxygen to the blood cells from alveoli and CO2 from body cells to the alveoli. तो क्या होगा? What will blood do? Blood क्या करेगा? एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का. वो अलाउ करवाएगा ऑक्सीजन कहाँ से? बाहर वाली एयर से अंदर लेके आएगा टू द बॉडी सेल्स में, देन ट्रांसपोर्ट करेगा. और दूसरा काम क्या करेगा? CO2 जो कि हमारे अपने सेल्स से जा रही है, बॉडी से जा रही है, उसको बाहर भेजेगा. कहाँ पे? एल्वियोलाई के अंदर वापस भेजेगा. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू. अब क्या हो गया? अब ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया है टिश्यूज़ के पास, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के अंदर आ गया है. अब वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी कहाँ पे? टिश्यूज़ के अंदर, फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यूज़. और CO2 ब्लड से कहाँ पे जाएगी? CO2 टिश्यू से कहाँ पे जाएगी? ब्लड के अंदर जाएगी. ठीक है, अभी टिश्यू लेवल पे काम हो रहा है. टिश्यूज़ के अंदर क्या होगा? मान लो ये टिश्यू है, ठीक है, तो इसके अंदर से CO2 बाहर जाएगी. ये ब्लड फ्लो हो रहा है मान लो, ठीक है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है, ये हमारा टिश्यू है. अब CO2 यहाँ से बाहर जाएगी और अंदर क्या ले लेगी? अपने यहाँ से ब्लड ले लेगी, ऑक्सीजन ले लेगी. तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ब्लड में से डिफ्यूज़ होकर टिश्यू में चला जाएगा और टिश्यू से CO2 डिफ्यूज़ होकर कहाँ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा. अब यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, हमारा फिफ्थ और फाइनल स्टेप क्या है? ये जो ऑक्सीजन टिश्यू ने ले ली है ना, ये जो ऑक्सीजन अब टिश्यू के पास आ गई है, टिश्यूज़ हमारे ऑर्गन्स के पास आ गई है, उसको बॉडी सेल्स यूज़ करेंगे टू रिलीज एनर्जी. अब वो रेस्पिरेशन करेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन आ गई है, दे विल परफॉर्म सेल्यूलर रेस्पिरेशन और उनको ATP फाइनली मिल जाएगी. Breakdown of glucose occurs in the presence of oxygen, which produces CO2, water and energy. This is called as cellular respiration as it occurs inside the cells. सेल्स के अंदर होता है, इसलिए इनको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. दिस इज बायोकेमिकल रिएक्शन, इसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं. द CO2 प्रोड्यूस इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी. कैसे एलिमिनेट होगी आउट ऑफ द बॉडी? वापस हमारी ब्लड वेसल में चला जाएगा और वो जाकर फिर से एल्वियोलाई में जाएगी और फिर से एक्सचेंज शुरू हो जाएगा, फिर से सेम स्टेप्स रिपीट होंगे. गॉट इट? तो ये था बेसिकली लंग्स का पार्ट. अब हम इसको NCERT से भी रीड कर लेते हैं. आइए अब हम इसको NCERT से रीड कर लेते हैं. देखो हमने यहाँ तक पिछली बार किया था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि लंग्स का पार्ट स्टार्ट हो रहा है. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स. हम ये लंग 3 बार पढ़ चुके हैं. वी हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा. हमारी प्लूरा कैसी है? डबल लेयर्ड है. प्लूरा के अंदर 2 आता है, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा. ठीक है, द प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम इज प्रेजेंट. इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम. It reduces friction on the lung surface. The outer pleura is in close contact with thoracic cavity. ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखने की कोशिश हो रखी है. यहाँ पे लिखा है, देखो इन्होंने एक फंक्शन मेंशन किया है किसका? प्लूरल फ्लूइड का, कि वो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है लंग सरफेस के बीच में. अभी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है. द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी. हमने पढ़ा था ये आउटर प्लूरा है. देखो ये हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है, राइट. दिस इज आवर प्लूरल मेम्ब्रेन. ये आउटर प्लूरा इस साइड इनर प्लूरा है. इनर प्लूरा किसके कॉन्टैक्ट में है? लंग के कॉन्टैक्ट में है, राइट. ये पूरा अंदर का क्या है? ये लंग पार्ट आ रहा है. ये बाहर किसके कॉन्टैक्ट में है? थोरैसिक कैविटी के कॉन्टैक्ट में है.
थोरैसिक कैविटी किसके बनी है? ये जो लेटरली प्लेस्ड रिब्स हैं, लेटरली प्लेस्ड रिब्स, ये थोरैसिक कैविटी का ही तो पार्ट है, थोरैसिक कैविटी का ही तो पार्ट है। तो हमारी जो आउटर प्लूरा होगी किसी कांटेक्ट में है? थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में, ठीक है। द इनर प्लूरा is in contact with the lung surface. The part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. बच्चों ध्यान देंगे इस बात पे। The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. ठीक है, conducting part में क्या आता है? External nostril to terminal ब्रोंकियोल तक, ये क्या है? कंडक्टिंग पार्ट। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या आता है? रेस्पिरेटरी पार्ट में एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नीट पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। MCQs भी बन सकते हैं, काफ़ी आपके मॉक टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, और नीट में तो है ही है। नीट में तो यू कैन से, क्योंकि वो आपके मैच द फॉलोइंग में करके दे सकता है, कैसे भी करके आपको पूछ सकता है। अभी ध्यान देंगे आगे। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई। कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम है? बेसिकली कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? कंडक्ट करना, बेसिकली पहुंचाना बस। तो जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं वो क्या करती हैं? बाहर की एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी, उसको इनहेल करेगी और क्या करेगी? टर्मिनल ब्रोंकियोल तक पहुंचा देगी। टर्मिनल ब्रोंकियोल फिर क्या करेगा? एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई को एयर, उस वाली एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचा देगा, ताकि आगे डिफ्यूजन हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। देखो ये अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हम क्या देख रहे हैं? हम कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस देख रहे हैं। पहला क्या है? ट्रांसपोर्ट में। सेकंड क्या है? फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करना। देन क्या है? ह्यूमिडिफाई करना एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ये 4 पॉइंट आपके टिप्स पे होने चाहिए। पहला क्या है? ट्रांसपोर्ट। सेकेंड इज क्लियरिंग, या फिर आप फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को हटाना। फिर थर्ड इज ह्यूमिडिफिकेशन, और देन फिर फोर्थ इज टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लाना। अब हम एक्सचेंज पार्ट को देखते हैं। एक्सचेंज पार्ट को हम रेस्पिरेटरी पार्ट भी कह सकते हैं। उसका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, ध्यान रहेगा। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर क्या है? एयर टाइट चैम्बर है। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली। अब देखो वही सब पॉइंट्स रिपीट होने वाले हैं जो भी हमने पीछे 3D डायग्राम में समझे थे। तो डॉर्सली किससे बना हुआ है? डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, ध्यान रखेंगे। डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, वेंट्रल पार्ट है। देन लेटरली बाय रिब्स, साइड से रिब्स आ रही थी, लेटरली बाय रिब्स, ठीक है। देन क्या बचा हमारा? नीचे का, दैट इज लोअर साइड। नीचे की तरफ से क्या था? ये डॉर्सल था, वेंट्रल था, साइड से रिब्स थी, और नीचे क्या था? डायाफ्राम। नीचे क्या था? डायाफ्राम था। फिर ध्यान रखेंगे नीचे से किससे कवर होता है? वो डायाफ्राम से होता है कवर। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग इन thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs, that is in the pulmonary cavity. इस लाइन से हमारे को NCERT कहना क्या चाह रही है? जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है ना, उसका एनाटॉमिकल सेटअप, जिस तरीके से वो बनी हुई है, जिस तरीके से उसका अरेंजमेंट है, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी हमारी किसको? लंग कैविटी को, दैट इज़ पल्मोनरी कैविटी। लंग कैविटी क्या है? जो लंग्स के अंदर की स्पेस है, जिसमें हमारा पूरा ब्रांचिंग नेटवर्क प्रेजेंट है,
उसको पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कौन करेगा? थोरैसिक कैविटी। जो चीज़ थोरैसिक कैविटी में आएगा वो लंग कैविटी में भी आएगा। अच्छा, आप समझ रहे होंगे अगर कन्फ्यूजन है कि डिफरेंस क्या है थोरैसिक कैविटी और लंग कैविटी में, तो आइए हम उसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, जब हम बात करते हैं थोरैसिक कैविटी की, थोरैसिक कैविटी एक लार्ज चेम्बर है जो कहाँ प्रेजेंट है? चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, और उसके अंदर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। उसकी बाउंड्रीज किससे बनी है बताओ? देखो, उसकी बाउंड्री बनी है आगे की स्टर्नम से, लेटरली रिब्स से, पीछे से वेर्टिब्रल कॉलम से, और नीचे से डायाफ्राम से। उससे क्या बनी है? इसकी बाउंड्रीज बनी हुई है। पर इसके अंदर जब हम थोरैसिक कैविटी की बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली आती हैं। एक तो पल्मोनरी, टू पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी कैविटी, ठीक है, प्लस मीडिया स्टिनम। ये दो चीज़ें थोरैसिक कैविटी का पार्ट है। पल्मोनरी कैविटी जो है ना वो पार्ट है थोरैसिक कैविटी का। इसके अंदर क्या आएगा? थोरैसिक कैविटी माइनस मीडिया स्टिनम, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मीडिया स्टिनम आखिर है क्या। देखो, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। ये थोरैसिक कैविटी है पूरी, दिस होल इज थोरैसिक कैविटी, जिसके अंदर लंग्स की कैविटी भी आती है प्लस मीडिया स्टिनम भी आता है। दो हमारी लंग कैविटी है, पल्मोनरी कैविटी है, और हमारे पास एक क्या है? मीडिया स्टिनम है, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास? दो पल्मोनरी कैविटी और एक मीडिया स्टिनम। पर जब हम बात करते हैं पल्मोनरी कैविटी की, तो हमारी बॉडी में टोटल दो पल्मोनरी कैविटी हैं और एक पल्मोनरी कैविटी एक लंग का पार्ट है, ठीक है। दिस इज पल्मोनरी कैविटी। तो अभी हम समझते हैं मीडिया स्टिनम क्या है। ओके, मीडिया स्टिनम। तो देखो, मीडिया स्टिनम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मीडिया स्टिनम के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, थाइमस प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, मेजर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मीडिया स्टिनम कहाँ प्रेजेंट है? इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ थोरैसिक कैविटी लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है, सेंट्रल कैविटी दो लंग्स को अलग करती है एक दूसरे से, उसको हम मीडिया स्टिनम पार्ट बोलते हैं। ऑलमोस्ट मिड लाइन पार्टीशन होता है बिटवीन टू लंग्स। ये इसके मतलब किससे ये सराउंडेड होती है? दो पल्मोनरी कैविटीज से ये सराउंडेड होती है लेटरली। अब हम बाउंड्रीज पढ़ लेते हैं मीडिया स्टिनम की। डॉर्सली मीडिया स्टिनम वर्टिब्रल कॉलम से सराउंड, जैसे पल्मोनरी हमारी थोरैसिक कैविटी थी। मीडिया स्टिनम वेंट्रली किससे कवर्ड है? स्टर्नम से, और लेटरली किससे कवर्ड है? दो लंग्स से कवर्ड है, ठीक है। चलो हम इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, थोरैसिक कैविटी और पल्मोनरी कैविटी के बीच में डिफरेंस। थोरैसिक कैविटी और पल्मोनरी कैविटी के बीच में साइज़ के बेसिस पे डिफरेंस। थोरैसिक कैविटी जो है वो बहुत बड़ी है, एंटायर चेस्ट कैविटी, बिगर एंटायर चेस्ट कैविटी को हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। पर पल्मोनरी कैविटी स्मॉलर होती है, दैट इज़ 1 पर लंग। कंटेन्स व्हाट इट कंटेन्स? थोरैसिक कैविटी कंटेन्स लंग्स, हार्ट, ट्रेकिया, ईसोफेगस। और पल्मोनरी कैविटी ओनली 1 लंग, मतलब एक कैविटी अगर मैं बोल रही हूँ एक पल्मोनरी कैविटी, दैट मीन्स 1 लंग, तो 1 कैविटी पर लंग। लाइनिंग, इट इज़ नॉट लाइंड बाय अ सिंगल लाइनिंग, कोई सिंगल लाइनिंग नहीं प्रेजेंट, ठीक है, नॉट अ सिंगल लाइनिंग। पर मतलब यहाँ पे एक भी सिंगल लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है, दिस इज़ जस्ट इनक्लोज्ड बाय मल्टीपल थिंग्स। पर यहाँ पे अगर हम बात करें पल्मोनरी कैविटी की, वो प्लूरल मेम्ब्रेन से लाइंड है, दैट इज़ आउटर एंड इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा को हम पैराइटल प्लूरा भी कहते हैं और इनर प्लूरा को हम विसरल प्लूरा भी कहते हैं। नंबर की बात करें, जो हमारी थोरैसिक कैविटी है वो एक ही है जैसे कि पहले बताया, और हमारी पल्मोनरी कैविटी 2 इन नंबर है। तो ये था इनके बीच में डिफरेंस। तो आई होप आपको ये लाइन एनसीईआरटी की समझ आ गई होगी कि थोरैसिक कैविटी और प्लूरल कैविटी पल्मोनरी कैविटी को ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस और देखो एनसीईआरटी अगली लाइन में लिखती है, दिस अरेंजमेंट इज़ असेंशियल फॉर व्हाट? फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। उसको हम आगे जब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे अच्छे से कि किस तरीके से थोरैसिक कैविटी और
और पल्मोनरी कैविटी आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, जो भी हम पढ़ के आए थे 5 स्टेप्स वही हैं, वही चीज़ें ही हैं, को पढ़ लेते हैं एक बार। पहला है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग करना, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर लेयर एयर इज रिलीज्ड आउट। सेकेंड क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कौन सी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस कहाँ पे, एल्वियोलर मेम्ब्रेन। फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, अब इस ब्लड में क्या आ गई, ब्लड के अंदर इस वाले स्टेप पे ऑक्सीजन आ गई है, तो अभी ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ में जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। अब टिश्यू लेवल पे क्या होगा, अगेन डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाएगी और CO2 कहाँ जाएगी, वापस ब्लड में जाएगी, कहाँ से, टिश्यूज़ से ब्लड में जाएगी। अब यूटिलाइजेशन, अब क्या होगा, जो हमारा जो टिश्यूज़ ने ब्लड ऑक्सीजन लिया है वो क्या होगा, उसकी यूटिलाइजेशन होगी। कैसे यूटिलाइजेशन होगी, बाय द हेल्प ऑफ वेरियस कैटाबॉलिक रिएक्शन। और फिर क्या होगा रिजल्ट एट द एंड, उन कैटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद, जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस किसकी हो रही है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो गया, अदर फूड मॉलिक्यूल्स हो गए, तो उससे क्या हो रहा है, एंड में हमारे को CO2 रिलीज़ हो रही है और ये CO2 अगेन क्या होगा, बाहर निकल जाएगी, इस स्टेप पे बाहर निकल जाएगी। तो यही थे 5 स्टेप हमारे रेस्पिरेशन के, ध्यान रखेंगे और अच्छे से अब जितना भी अभी तक पढ़ा है उतना रिवाइज करोगे, जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे और अच्छे से पढ़ोगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम कुछ MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे, जितना टॉपिक अभी तक हमने पढ़ लिए हैं उनके बेसिस पे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और कीप हसलिंग। बाय बाय।